नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.डी. सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो विषय आज के आधुनिक समाज में घर घर की कहानी बन गई है। उसी विषय को लेके हमारे सामने कानून विशेषज्ञ इस समय मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुमन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे हम बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर जानकारी लेना चाहेंगे। आजकल घरेलू हिंसा के ऊपर बहुत मामले चल रहे हैं, कोर्ट में पेंडिंग भी होते जा रहे हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ये सवाल आपसे करेंगे कि ये घरेलू हिंसा से हम क्या समझते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा विषय बताइए। देखिए, घरेलू हिंसा का जो मतलब है कि एक चार दीवारी के अंदर जितने भी व्यक्ति हम लोग रहते हैं, जब एक लड़की शादी करके जाती है तो एक रिश्ता से बंध जाती है, पति है, सास ससुर नंद, तो उसके साथ जो रिश्ता बनता है उस चार दीवारी के अंदर, और उन लोगों के द्वारा जब उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा हो उनके साथ में, तो इस तरह के जो हैरेसमेंट उस लड़की के साथ होते हैं उस घर के अंदर, तो उस हिंसा को हम घरेलू हिंसा की परिभाषा में डाल सकते हैं। और ये हिंसा जो है कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हम मानसिक प्रताड़ना जो देते हैं, जैसे उसको नाम से बुलाना, खराब नामों से बुलाना, उसको टॉर्चर करना, या उसको बात बात पर किसी तरह से गाली गलौज करना, ताने देना, हाँ कह सकते हैं, जो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ताने दे के उनको एहसास भी नहीं होता है कि सामने वाले के दिल और दिमाग पर वो कितना गहरा असर डाल रही है। चिढ़ाने की शैली में बोलना, उसकी शक्ल, उसकी आदत, या किसी भी तरह की गाली गलौज के साथ बात करना। तो इस तरह की जो हरकतें होती हैं, जो परिवार वाले उस लड़की के साथ करते हैं जो उनके घर शादी होकर आई है, तो ये भी हिंसा का एक बहुत बड़ा। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, इनके कितने प्रकार है, कैसे कैसे ये घरेलू हिंसा ये विषय बनते हैं? देखिए, हिंसा जो घरेलू हिंसा की अगर मैं बात करूं तो उसके बहुत प्रकार हैं। जैसे कि फिजिकल, जैसे हम हैरेसमेंट कहते हैं, शारीरिक तौर पे प्रताड़ना देना, जैसे थप्पड़ मारना, उसको बुरी तरह से पीटना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे वो किसी जानवर के साथ व्यवहार कर रहा है, तो थप्पड़ मारने तक की जो हरकत है वो भी जो है एक शारीरिक प्रताड़ना का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रताड़ना, यानी कहने का मतलब है कि आप उसके खर्चे के लिए अगर उसे नहीं उतना पैसा देते हैं जितना उसको खर्चा चाहिए, या आप उसको ज़रूरतों से महरूम रखते हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी नहीं करते हैं, तो इस तरह के जो हैरेसमेंट है वो भी एक हिंसा का ही प्रकार होते हैं। अगर मैं ये पूछूं, आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि वो विषय रह गया था, पूरा परिचय दीजिए कि आप कहाँ और किससे जुड़े हुए हैं। देखिए, मेरा नाम सुमन तंवर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हूँ, और बदलाव एक लक्ष्य वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ की मैं चेयरपर्सन हूँ, जिसके तहत हम लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को हम जानकारी के हेतु जो है हम लोग को अवेयर करते हैं और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब तक एनजीओ के थ्रू कितने ऐसे केस आपके पास आ चुके हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसके अंदर महिलाएं वाकई में जो है प्रताड़ित होती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो जितनी यथासंभव हमारी संस्था उनकी मदद कर सकती है, कानूनी रूप से या अवेयरनेस प्रोग्राम्स के रूप से या दूसरे किसी तरीकों से, तो हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो घरेलू हिंसा के केस आ रहे हैं, क्या वो नीचे की फैमिली के हैं या हायर फैमिली के हैं? देखिए, ये घरेलू हिंसा को डिफरेंशिएट करना कि ये ऊंची फैमिली के, नीची फैमिली के, आज के समय में थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, परसेंटेज जो एक मिडिल क्लास फैमिली तक जो परसेंटेज है वो कुछ अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उच्च वर्गीय परिवारों में ये हिंसा की जो घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आकर या किसी और रूप में आकर वो या तो रिपोर्टेड नहीं हो पाते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाता है जिससे वो रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं चीज़ें और हमारे सामने ही नहीं आती। तो पुलिस इस मामले में, जैसे सुना गया है कि पुलिस इस मामले में सीधे तौर से एफआईआर नहीं करती है या उसको टालने की कोशिश करते हैं या दबाव में आ जाती है, जिससे कि पुरुष वर्ग अपने को ज़्यादा सुपीरियर करता है और महिला को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा भी केस आते हैं। देखिए, ये धारणा यहाँ पे मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, धारणा बिल्कुल गलत है कि पुरुष को दबाने की कोशिश की जाती है, कि कानून सबको बराबर दृष्टि से देखता है, कानून सबके लिए बराबर है।
रही पुलिस व्यवस्था की बात, तो पुलिस जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान है कि जो एग्रीड वुमेन है, जो महिला है, जिसको जो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो महिला जाके कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत। और हमारे लिए घरेलू हिंसा अधिनियम हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और कोर्ट की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो महिला को इस कंप्लेंट को मिलने के बाद कोर्ट जो है महिला को पूरे तरह से हक और अधिकार दिलाने का प्रयास करती है, जिसके अंदर कंपनसेशन भी होता है, आपके रहने का अधिकार है, सेपरेट अकोमोडेशन में भी कह सकते हैं, या फिर शेयर हाउस होल्ड में भी आप उनको अधिकार देती है कोर्ट, मेंटेनेंस का अधिकार देती है, उनको प्रोटेक्शन का अधिकार देती है। कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह की हिंसा होती है घरेलू, तो वो अपने स्तर पे कैसे, उस प्रोसीजर क्या है, आखिर किस तरीके से कर सकते? जी, प्रोसीजर की जानकारी ना होने की वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टम पे उंगली उठाते हैं। तो इसमें पुलिस का रोल घरेलू हिंसा वाले कानून में नहीं है। आपको जब कोई भी महिला प्रताड़ित होती है, वो कंप्लेनेंट जो है कानून में जाकर दरवाजा खटखटा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इसकी हमें परमिशन देता है। सेक्शन 12 में जाके वो कंप्लेंट कर सकती है। कंप्लेंट के अंदर वो बहुत सारी अधिकार अपनी डिमांड कर सकती है, बहुत सारी रेमेडीज उसके लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि वो प्रोटेक्शन ले सकती है, शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार ले सकती है, अपने लिए 1 महीने का खर्चा ले सकती है, अपने बच्चा अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए खर्चा ले सकती है। इसके अलावा जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है अपने लिए उन अधिकारों को क्लेम कर सकती है और कोर्ट को जो रेलेवेंट लगता है एज पर द लॉ, एज पर द पिटीशन या एज पर द जो सिस्टम सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट वो रिलीफ उनको प्रदान करती है। यहाँ भी एक सवाल उठता है कि जो ये शिकायत है किसके खिलाफ होती है? शिकायत होती है उस घर में रहने वाले जो उसको प्रताड़ित करने वाले सदस्य हैं, जिसमें हस्बैंड हो सकता है, सास ससुर होते हैं, नंद होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जो उस ज्वाइंट फैमिली में रहता है, दैट मीन शेयर हाउस होल्ड में अगर वो है, तो शेयर हाउस होल्ड में रहने वाली महिला उन्हीं लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है जो शेयर हाउस होल्ड है। अगर उनका किचन सबसे अलग है, वो अलग रह रही है, उनका उस फैमिली का उस पर कोई इंटरफेयर नहीं है, तो उस केस के अंदर उस केस के अंदर जो है वो महिला जो है उनके कानून जो है, जो कोर्ट है, जो जज है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं, उनको सम्मन नोटिस नहीं करते हैं। कौन सी अथॉरिटी या कोर्ट है जिसके समक्ष में केस जा सकता है? देखिए, जो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ट्रायल होता है या महिला कोर्ट जो है इनको डील करती है। और एक बात तो आपको और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि महिला जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है अपने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जो उनका खर्चा होता है उसको उठाने में, तो उस केस में जो है अथॉरिटी है जो डालसा, दिल्ली की अगर बात करूं तो डालसा जो अथॉरिटी है वो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। यानी पूरी फुल फॉर्म दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज डालसा, जो मुफ्त कानूनी सहायता महिलाओं को उपलब्ध कराती है। उनको वकील उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वो उनके लिए कंटेस्ट कर सके और उनको हक और अधिकार उनको न्याय दिला जा सके। पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग करती है? पुलिस इस मामले में पूरा सहयोग करती है। और यहाँ से चैनल के माध्यम से फिर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि सिस्टम कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन सिस्टम पूरी तरह फेल कभी नहीं होता है। सिस्टम अपने तरीके से जो भी ऑफिसर्स हैं जिनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो अपने यथासंभव जो जितना उनका एरिया होता है, कार्यकर क्षेत्र जो होता है उसके में कार्य करने की पूरी। कई बार ये देखा गया है कि जिस महिला के साथ घरेलू हिंसा पारिवारिक हो रही है वो कहती है कि मैं थाने गई थी, मुझे SHO या नीचे की कैटेगरी वाले या ज़्यादातर महिलाएं उसके खिलाफ बोलती है कि नहीं ये गलती वहाँ से नहीं हो सकती, यानी दबाने की कोशिश की जाती है। अगर वो सच्चाई से अपनी रिपोर्ट करती है कि साहब मेरे साथ ये हुआ, अपने घाव दावा दिखाती है कि मेरे साथ ये शारीरिक चोट भी पहुँचाई गई है, तो उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जाता और नहीं FIR एकदम से लिखी जाती है। तो इस मामले में हमारा कानून क्या कहता है? देखिए, अगर हम कानून की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है या दबाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अलावा हमारे IPCs में, इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 498 हमारे बीच में है, जो जिसके द्वारा जो है महिला अपने ऊपर हुए ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट लिखा सकती है। साथ ही साथ जो है इसके थ्रू अगर उसके साथ कोई मार पिटाई हुई है तो वो 100 नंबर कॉल करके या दूसरी अथॉरिटी से जो मुकदमे दर्ज करा सकती है। और उस मामले में
जो कोर्ट है या जो पुलिस ऑफिशियल है, जो शुरुआती दौर की जो जांच है, वो अपनी तरफ से यथासंभव पूरी कोशिश करती है कि जो प्रोसीजर है, एमएलसी का प्रोसीजर है या उसके बाद कंप्लेंट का प्रोसीजर, उसको फॉलो करती है। बट जहाँ पर बात आती है दबाने की, या तो कहीं ना कहीं देखो ये मामले जो होते हैं पारिवारिक मामले होते हैं, तो जब पारिवारिक मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिलीज का, हमारी सोसाइटी का एक इंटरफेयर हो जाता है। तो उस वक्त में कई केसेस ऐसे भी आते हैं जहां महिला खुद से कहती है नहीं मुझे शिकायत है लेकिन मैं अपना घर बसाना चाह रही हूं, तो इस समस्या को यहीं खत्म करते हैं, मैं सेटलमेंट करने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो एक घरेलू से जुड़े होते हैं, कहीं ना एक सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं, एक सामाजिक कल्चर से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समाधान उस तरीके से भी हो जाता है। क्योंकि ये इंटरफेयर जो होता है, जहाँ सेटलमेंट का इंटरफेयर है, ये कोर्ट भी करती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा ये है कि जो हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जो शादी संबंधित जितने भी हमारे मसले होते हैं, तो घर किस तरह से बसा रहे, सोसाइटी, समाज, हमारे बच्चे का जो भविष्य है, जो उनके बीच का जो बच्चे का भविष्य है, वो किस तरह से बच्चों का भविष्य सेफ कर सकते हैं अगर बच्चे हैं, और उस जो रिश्ता है वो कैसे सेफ रह सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये कोशिश हर अथॉरिटी करती है। आजकल एक और सिलसिला चल रहा है कि किसी न किसी मामले किसी भी कानून का नाजायज फायदा उठाना, ज़्यादातर दहेज को लेके है। अब ये घरेलू हिंसा है तो ज़्यादातर मामले दहेज को लेकर हैं, अगर उसने दहेज लिया है या नहीं लिया, लेकिन आरोप मढ़ा जा रहा है। जैसा कि ये कहने वाले हैं कि जो वर पक्ष है वो यही कहता साहब हमने ऐसी कोई बात नहीं, कोई गाड़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, लेकिन जो महिला पक्ष का है, बहु पक्ष है, वो अपना दबाव डाल के पुलिस के आगे ये सब करवा रही है। क्या ऐसा हो रहा है? कितने मामले ऐसे होंगे जिसमें आपने ऐसा किया होगा? देखिए बहुत ही पेचीदा सा सवाल है ये। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से एक बात बताना चाहूँगी कि ये सच्चाई इन केसेस में कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसको परख पाना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। और ये भी कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ये 100% झूठ है, और ये कहना भी गलत हो जाएगा कि 100% सच है। और जहाँ रही वर पक्ष को में दबाव बना के या वर पक्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र है या वो महिला षड्यंत्र कर रही है, तो यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगी। इसीलिए हमारी जो अथॉरिटी है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, और हमारे बीच में अब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें क्लियर कह रही है कि जब तक आप पूरी जांच अपनी पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक अरेस्ट नहीं बनता है। तो ये शायद उसी बात का नतीजा है कि कुछ ऐसे केसेस भी हमारे बीच में आए जिनको सच्चाई का जो है दूर दूर तक उनका नाता नहीं था, इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी थी, बट उन्होंने उसको लिखवाया उस कंप्लेंट में। तो शायद वही नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी है कि जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए तब तक जो है किसी भी तरह का कोई अरेस्ट नहीं होता है। जी, हमारे लाखों दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, आप जिनके साथ ऐसे घरों के अंदर वारदातें हो रही हैं, हिंसा हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर? देखिए, जो महिलाएं इस तरह की वारदात या अपने ही फैमिली मेंबर के उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो उन महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए कानून है। अगर इन कानून को, चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 हो, आईपीसी हो, या जो अलग सेक्शंस हैं उनका हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हम कंप्लेंट करें सच्चाई के आधार पर करें, जो एक्चुअल घटना उनके साथ घटी है उनके साथ पे करें। लेकिन जहाँ एक किसी भी जुर्म को सहना जितना गलत है उतना ही जुर्म करना भी गलत है। जो घटनाएं घट रही हैं, अगर सच्ची घटनाओं पे ही केसेस दर्ज होंगे तो शायद उनको पूरी तरह से, यकीनन उनको पूरी तरह से न्याय मिलेगा। बट अगर हम झूठी घटनाओं पे केस दर्ज कराएंगे तो कहीं ना कहीं जो सच्ची घटनाएं हैं वो दबके रह जाएंगी। तो ये मेरी सबसे अपील है कि सच्चाई पे आधारित। एक एनजीओ चला रही है, बदलाव एक लक्ष्य है, उसकी चेयरपर्सन भी है। तो यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आपकी एडवाइस की जरूरत है, कानूनी सलाह की जरूरत है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मेरी एनजीओ के थ्रू जा सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। जिनको मेरी मदद की ज़रूरत है, कानूनी सहायता देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरा नंबर है 9868907770। मेरा चैम्बर नंबर, अगर आप, मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, नंबर 9868
907770। आप तनवर मैडम जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठती हैं। आप जहाँ से इनसे जो सलाह ले सकती हैं, कानूनी सलाह आप ले सकती हैं। तो ये थे हमारे साथ सुमन तनवर जी, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और NGO चला रही हैं। अगर किसी को भी इस तरीके की घरेलू हिंसा के बारे में सलाह लेनी हो तो आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया तनवर जी।